हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का जो थर्ड लेसन हमारा है, फ्रांस की क्रांति। उनका पहला वीडियो हमने दिया था फ्रांस की क्रांति के कारण, क्या क्या कारण हुए थे। हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था वहाँ के राजा जो थे वह निरंकुश शासन था, बुर्बो वंश का शासन। और लुई 14वां, 15वां और 16वां ये सारे निरंकुश से कहते थे मैं ही राजा हूँ और मैं ही भगवान हूँ। नहीं, और हमारी बात ही कानून है। और इनके समय में कई युद्ध लड़े गए जिसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे थोड़ा सा सुनने पर। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इन आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लोगों ने राजा का विरोध करना शुरू किया, परिणाम हुई क्रांति हुई। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांति के घटना के बारे में कि क्या क्या घटनाएं घटी थी वहां पर। इनके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। देखिए कहानी क्या हुई थी, यानी युद्ध जो हुई, लड़ाइयां जो लड़ी गई, इनके पीछे क्या क्या कारण थे उनको थोड़ा सा देखेंगे। सुनिएगा। नंबर 1 कारण था, जो वहां पर राजा थे ना लुई 16वां, उन्हें काफी धन की आवश्यकता हुई। क्रांति की घटनाक्रम ध्यान रखेंगे, राजा लुई 16वां को धन की अचानक आवश्यकता पड़ी। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि बहुत सारे युद्ध लड़ा गया, जो भी राजकर होता था अधिकांश हिस्सा राजभवनों पर खर्च। रानी जो मेरी एंटोनियट थी वो बहुत खर्च करती थी। धीरे धीरे राज्य कर्ज में डूबता चला गया। हमने बताया था 10 अरब वहां की जो मुद्रा होती थी उसके हिसाब से उस पर क्या हो गया था, कर्ज हो गया था, जिसके कारण राजा को काफी धन की आवश्यकता हुई। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजा लुई 16वां कुछ अर्थशास्त्रियों को बुलवाए। अर्थशास्त्री क्या होते हैं जानते हैं ना। अर्थशास्त्री जो होते हैं वो अर्थ की बतलाते हैं कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। उनको अच्छी जानकारियां होती है, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे हमारा सब कुछ अच्छा चलेगा। ये अर्थ, पैसा आमदनी का व्यवस्था कहाँ से आती है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री बतलाते हैं। जैसे जानते हैं हमारे भारत में जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, कब, अभी के नहीं 90 के दशक की बात कर रहे हैं। उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, ठीक है, जो बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने। वो पहले वित्त मंत्री थे। जब भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो उन्होंने अर्थशास्त्रियों से पूछा कि कैसे भारत की आर्थिक स्थिति ठीक किया जाए। तो उन्होंने बताया निजीकरण, वैश्वीकरण, इस सब पर बल दिया जाए। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारवादी, इन बातों पर, उदार नीति पर बल दिया जाए, तब जाकर के हमारा भारत जो है आर्थिक मतलब स्थिति में अच्छा होगा। तो आज जो आप देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी रेल का निजीकरण कर रहे हैं, बैंक का निजीकरण कर रहे हैं, ये मोदी जी की देन नहीं है। ये तो हमारे कौन किए थे, कौन शुरू किए, मनमोहन सिंह किए थे। उनके साथ मतलब वित्त मंत्री काल में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कर दिए कौन, मोदी जी। पूरा पूरा नहीं, यही कहते हैं कि चाय बेचते बेचते देश भी बेच रहे हैं। अरे भाई ऐसी बातें नहीं है, आप उसको समझिए पहले कि अगर निजीकरण व्यवस्था खराब है तो अमेरिका में निजीकरण है वो क्यों उन्नत है, इंग्लैंड में निजीकरण है तो क्यों उन्नत है। नहीं, निजीकरण व्यवस्था अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बस उसको सोचने समझने की जरूरत है। हम लोग समझते हैं कि रेल को बेच दिए मोदी जी। अरे बेच नहीं दिया है, वो निजीकरण कर दिए, व्यवस्था तुमको अच्छी मिलेगी तुमको। चलो आ जाइए हम लोग पाठ्य पुस्तक की तरफ। तो वहां पर क्या हुआ कि जो लुई 16वां था ना, लुई 16वां, वो क्या करता है, वो क्या करता है, अर्थशास्त्री को बुलवाता है और पूछता है कि देखिए हमारे पास धन की काफी आवश्यकता है, धन की जरूरत, हम क्या करें। तो अर्थशास्त्री जो कुछ थे वो सलाह देते हैं, किनको सलाह देते हैं, लु, लुई 16वां को। कहते हैं कि देखिए आप जो हैं केवल तृतीय स्टेटस के जो लोग हैं, जो न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, आप उन्हीं से कर लेते हैं। नहीं, राज्य को कर 80 रुपया दिया, आप उन्हीं से कर लेते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप कर लेंगे किससे, प्रथम स्टेटस से, द्वितीय स्टेटस के लोगों से लीजिएगा तो आपको कर भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके पास धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, तो आपको वहां से कर भी ज्यादा मिलेगा और साथ ही साथ विकास भी अच्छा होगा। धन दौलत आपको अच्छा मिलेगा तो अच्छा विकास होगा, इसलिए कर लीजिए उसे। राजा सोचा कि ठीक है कह रहा है। बुलवाया गया किसको, प्रथम स्टेटस के लोगों को और द्वितीय स्टेटस के लोगों को, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रथम और द्वितीय कहा कि देखिए राजा जी, आज तक हम दिए हैं कभी, हमारा पूर्वज कोनो दिया है टैक्स वैक्स, जो आज हमको आप टैक्स कहते हैं देने के लिए, हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे।
राजा पर गया फेरा में कि ये दोनों तो देगा नहीं, ये कह रहा है देने के लिए, तो कैसे होगा। तो क्या सोचता है वो राजा, वो कहता है कि ऐसा करते हैं जनरल स्टेटस की बैठक बुलवाते हैं, जो 175 वर्षों से एको बार नहीं बैठक हुआ था। आज राजा को जरूरत पड़ा है जनरल स्टेटस की बैठक। हमने बताया था ना कि वहां पर जनरल स्टेटस थी, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब नियम कानून बनाने की संस्था थी, लेकिन आज तक 175 वर्षों में एक बार भी उसकी बैठक नहीं बुलाई गई थी। चलिए, तो तीसरे स्टेटस की जो जनरल स्टेटस से थी उसका बैठक 175 वर्षों के बाद राजा बुलवाना शुरू किया, और उन्होंने 5 मई 1789 को, याद रखेंगे कब, 5 मई 1789 को जो जनरल स्टेटस है, स्टेटस जनरल, उसकी बैठक बुलवाई गई। ठीक है। अब वहां पर 3 जातियां थी, माने 3 समूह के लोग थे, प्रथम स्टेटस, द्वितीय और तृतीय। तो हमने बताया था आपको कि प्रथम स्टेटस में कितने लोग थे, 1,30,000, ठीक है, 30,000। दूसरे में कितने थे, 40 लाख, और तीसरे में कितने थे, 2.5 करोड़। नहीं, तो वहां से क्योंकि सबकी अलग अलग संख्या थी, इसलिए प्रथम स्टेटस से मात्र 300 लोग आए, दूसरे से 300, और तृतीय स्टेटस से कितने आए, 600। ठीक है। अब कोई भी फैसला वहां जो लिया जाएगा कोई भी फैसला तो वोट से, बहुमत से होगा, वोट से होगा, कि जो वोट देंगे अगर फैसले पर, जिसकी बहुमत ज्यादा होगी वो नियम कानून पारित होगा। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब इन 300 लोगों को तो वोट देने का अधिकार था, लेकिन ये 600 लोग जो तृतीय स्टेटस में थे, इसमें 600 को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसमें उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जो राजा को कर देते थे। ठीक है, यानी जो उनमें से थोड़ा अच्छा थे, जो कर देते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। अब समझिए, इसमें से छटौती कर दीजिए 50 को मान लीजिए, इसकी संख्या कितनी हुई, 550। ये 300 300 तो 600। अगर राजा ये नियम लगा दे कि तृतीय स्टेटस वाले जो कर देते हैं वो दुगुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, क्लियर। तो ये 300 300 तक आता, हाँ हाँ ठीक है, वोट दे देते हैं हम। ये बेचारे तो 550, तो ये हार जाते, दोनों तो जीत जाता ना, जीत जाता, राजा का नियम तो पारित हो जाता। तब वो कहा 600 वाले लोग, यानी तृतीय स्टेटस के लोग, कि राजा ऐसा जी नहीं होगा। कैसा होगा रे, तो हम लोग भी वोट देंगे, सब आदमी एगो एगो वोट देगा, यानी कि जितने लोग हैं ना, सब एक एक वोट देने का मालिक होगा। यानी तृतीय स्टेटस के भी लोग, द्वितीय स्टेटस, तृतीय स्टेटस के लोग भी, द्वितीय स्टेटस के लोग भी, जो भी है ना, वो कितने वोट देंगे, एक एक वोट देंगे। कोई दिक्कत। चलिए, तो राजा कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो कहा नहीं होगा तो छोड़िए, हटाइए, हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग चल जाते हैं। बस तृतीय स्टेटस के लोग ना निकल गया वो हॉल से, जहां सभा हो रही थी, वो निकल गया, हल्ला उल्ला झगड़ा उड़ा करके, मारपीट करके, मैं समझिए भाग गया सब बाहर। सभा जो 5 मई 1789 को बुलाई गई, वो क्या हो गया, भंग हो गया। फिर राज्य में दूसरे दिन फिर से सभा बुलाने का निर्णय लिया गया, और 20 जून को, यानी 1789 20 जून को फिर से राजा की तरफ से जनरल स्टेटस की बैठक बुलवाई गई। राज्य में मालूम हो गया, फिर से वहां अधिकारी पहुंचे, प्रथम द्वितीय तृतीय वाले लोग भी पहुंचे। इस बार तृतीय की संख्या और ज्यादा पहुंच गई, तृतीय की संख्या और ज्यादा। लेकिन जब वहां गए, सुनिएगा, जब वहां गए तो प्रथम और द्वितीय वाले को तो जनरल स्टेटस के अंदर, यानी जो सभा थी, उस सभा के अंदर जाने का अधिकार था, लेकिन तीसरे स्टेटस के लोगों को अंदर जाने का अधिकार नहीं था। वहां राजा के तरफ से पहले ही सैनिक तैनात थे, यानी जनरल स्टेटस के तीसरे श्रेणी के जो लोग थे, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग जमा होते चले गए। क्या हुआ रे, जाने दे रहा ना, अपना के ना जादे हो रे, अच्छा ठीक। धीरे धीरे संख्या बढ़ गया, समझ रहे हैं, उसमें एक आध गो लुक्का पाती होता ही है, नहीं, वो लुक्का पाती सब वही सब जनरल स्टेटस का जहां सभा था हो रही थी, यानी भवन था, उसके ठीक सामने वो टेनिस का मैदान था, सब टेनिस के मैदान में जमा हो गया धीरे 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 तृतीय वाला की। और इस बार तो और संख्या ज्यादा हो गया था, इस बार संख्या उसकी क्या हो गई थी, ज्यादा। 20 जून वाला जो हुआ बैठक, उसमें सब मिल करके नारा लगाना शुरू कर दिया राजा के विरोध में, राजा के विरोध में। उसमें नहीं लुक्का पाती होता, हुए हुए तो हुए कर दिया, बस सब जुट करके, और राजा की तरफ से मतलब समझिए कि हल्ला होना शुरू हो गया राजा के विरोध में।
ठीक है। और उन्होंने एक संगठन बना लिया जिसका नाम रखा नेशनल असेंबली। क्या नाम रखा? असेंबली। ठीक है ना। उसने नाम रखा अपने सभा का, जो तृतीय स्टेज जो अभी कहां थे, टेनिस के मैदान में, उन्होंने क्या रखा नाम? नेशनल असेंबली। और सब वहां पर नाराबाजी किया और कहा कि अब राजा की शक्ति को जब तक हम कम करने वाला संविधान पारित नहीं कर देते, बना नहीं लेते, तब तक अब हम लोगों का संगठन खत्म नहीं होगा। चलिए चाहे जो हो जाए, अब राजा जी अब जो मन है करिए। राजा वाला बात था, समझ ही रहे हैं। राजा सभी को पकड़ करके, ठीक है ना, राजा जब, क्योंकि वहां पर लड़ाइयां हुई है, राजा के विरोध में नारा चलाया गया है, नहीं चलाया गया, तो राजा राजा होता है। वो क्या किया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। सेना था, सेना पकड़ पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया। और तृतीय प्रतिनिधि के लोगों को जेल जब पहुंचाया और कहां ले गया उसको, इसको याद रखेंगे, वेस्टिल नामक एक जगह था, वहां एक जेल है। हेलो, क्या नाम था उसका? वेस्टिल। वेस्टिल नामक एक जेल था, जेल में ले जाकर उसको रख दिया गया, बहुत सारे लोगों को। ठीक है। और जब ले गया तो तृतीय स्टेटस के लोग तो देखा कि भाई हमारे आदमी को ले गया पकड़ के, और आदमी जुट गया वहां पर, और आदमी वहां पर जुट गया, और सब जो है ना वेस्टिल नामक जो जेल था उसके चारों तरफ से उसको घेर लिया, जेल को घेर लिया। और घेरने के बाद जब संख्या ज्यादा हुई, दंगा हुआ, सब लोग फाटक तोड़ के और सब लोगों को मुक्त कर दिया। जो तृतीय स्टेटस के लोग जेल में थे, जेल को ही तोड़ दिया, फाटक को, और तोड़ करके सबको क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है। और निकालने के बाद, ठीक है, 14 जुलाई को, तारीख कितनी थी? 14 जुलाई। तो 14 जुलाई को वहां देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। यानी वेस्टिल का जो पतन हुआ, वेस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई। जेल का जो पतन हुआ उसी दिन वहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। कोई दिक्कत? यानी फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को? 14 जुलाई। किस कारण? वेस्टिल के पतन के कारण। वेस्टिल क्या था, समझ गए? कि वहां पर जो क्रांतिकारियों को जो रख दिया गया था जेल में, जेल को तोड़ करके बाहर निकाला गया, इसका नाम रखा गया वेस्टिल। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलते हैं। अब देखिए, जब पतन हुआ, जो तृतीय स्टेटस के लोग एकदम नियम कानून बना लिए कि राजा की शक्ति को कम कर दिया जाएगा। अब देखिए, सीधी बात है कि आपके घर को अगर कोई कब्जा कर ले, इसका मतलब है कि आपकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अब क्रांतिकारी तायत मात्रा में, बहुत संख्या में थे, तो उसने राजा की शक्ति को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। राजा अब नाम मात्र का रह गया, नेशनल असेंबली देश का संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। माने जो नेशनल असेंबली तृतीय स्टेटस के लोग थे, क्योंकि उसकी संख्या तो बहुत ज्यादा थी, उसकी संख्या कितनी थी? 2.5 करोड़। किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, नेता, शिक्षक, सब उसी में थे। नहीं, बस ये सब मिल करके नेशनल असेंबली जो बनवाए थे, उन्होंने क्या किया, संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। और राजा राजा रहा, ऐसा नहीं कि राजा नहीं रहा, राजा रहा, लेकिन उसकी शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है। इसके बाद 27 अगस्त को मानव और नागरिकों के अधिकार के नियम को स्वीकार करना पड़ा। मैंने देश को, राजा को ना, क्या नियम स्वीकार करना पड़ा? मानव और नागरिकों के अधिकार। ठीक है। देश की जनता को स्वीकार करना पड़ा, उसको अधिकार मिला। अब लोगों को, यानी कि वहां के फ्रांस के लोगों को मानव और नागरिकों के अधिकार नामक एक कानून पारित किया गया। कौन पारित किया? यही नेशनल असेंबली। और जनता को मिला, जनता को उसे काफी राहत मिली, बहुत सारे अधिकार उसको मिल गए, जैसे कैलेंडर बदलने का अधिकार, आने जाने का, भाषण देने का अधिकार, काम करने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का, मैंने बहुत सारा, मैंने समझिए कि जनता को आजादी मिल गई। अभी तक जो सब नियम उसको नहीं मिल रहा था राजा की तरफ से, सब कुछ अब अधिकार जनता को मिल गया। किसके कारण? तो याद रखेंगे, मानव और नागरिक अधिकार नियम जो पारित किया, कौन? ये नेशनल असेंबली। उसके बाद से जो उसको तो अधिकार मिल गया, जनता सबको राहत मिली, खुशी मिली, और राजा का अधिकार क्या हो गया, थोड़ा सा कम पड़ गया, शक्ति। 1791 में नेशनल असेंबली की शक्ति पृथक्करण को स्वीकार कर लिया और फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा कर दी। देखिए, अब नेशनल असेंबली अभी तक कानून बना रही थी, संविधान बन गया। संविधान जैसे ही बना तो नेशनल असेंबली ने 1791 में कहा कि राजा का जो शक्ति पृथक्करण का जो नियम नहीं है, यानी कहने का अर्थ है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों जो एक साथ है राजा की तरफ से, ऐसा नहीं होगा। सही से बैठिए, तरफ से देखिए, ये तीनों को ना अलग अलग किया जाए। किसको? कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को। ठीक है। यानी शक्ति पृथक्करण के नियम को किसने पारित करवाया? जनरल असेंबली ने। और वो देश का संविधानिक, देश को क्या बना दिया गया? संविधानिक राजतंत्र। यानी संविधान रहेगा, राजा को राजा रहने दिया, ऐसा नहीं कि राजा नहीं रहेगा, राजा रहेगा, लेकिन नियम कानून से चलेगा। अपना मन से जो नियम बनाता है, मैं ही राजा हूं,
हमारी बात ही कानून है, ये नहीं चलेगा। चलेगा कौन? नेशनल असेंबली जो नियम बनाई है, संविधान बनाई है, उसके हिसाब से राजा शासन करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राजा को थोड़ा सा नियंत्रित कर लिया गया। अब आगे क्या होता सो देखिए। अब नेशनल असेंबली क्या करती है, देखिए नेशनल असेंबली जो होती थी उसमें दो पदल के थे, एक थे वामपंथी के लोग, एक थे दक्षिणपंथी के लोग। नेशनल असेंबली जो होती थी, बैठक होती थी, उसमें दो वामपंथी के दल के नेता थे जैकोबियन दल। क्या नाम था उनका? जैकोबियन, सॉरी, उनको जैकोबियन दल कहा जाता था। इनके नेता थे मैक्समिलियन, याद रखेंगे उसके नेता कौन थे? मैक्समिलियन। इन्हें जनता का समर्थन प्राप्त था। जो वामपंथी थे, मैंने कहने का अर्थ है कि जो तृतीय स्टेटस के लोग थे, तृतीय स्टेटस के लोग, उनको ना मतलब सब जनता उसमें था, और उसके नेता कौन थे? मैक्समिलियन। इसको जनता का समर्थन, यानी सब लोग इसको मानते थे। और उसी में नेशनल असेंबली में जो दक्षिण पंथी थे, ये राजा के समर्थक थे, और इनको कम लोगों का समर्थन था। यानी यूं समझिए ऐसे कि राजा कहा कि तुम लोग जो संविधान बनाते हो, तो उसमें हमारा आदमी भी रहना चाहिए ना भाई, नहीं? तो कहा ठीक है रे। चलिए, तो बता रहे थे कि राजा की तरफ से भी आदमी थे जिनको कहा गया दक्षिणपंथी, और जो जनरल तृतीय स्टेटस थे तो उसको कहा गया वामपंथी, है ना? अब वहां पर संख्या किसकी ज्यादा होगी? वामपंथी की ज्यादा होगी, तो बात तो उसका होगा ना। तो उसी का नियम चल रहा था। अब चल देखिए क्या होता है। राजा संविधान स्वीकार तो कर लिया, परंतु अभी भी केवल टैक्स देने वाले को ही वोट दिया गया। राजा कहा ठीक है, तुम्हारी संविधान को हम मानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मानोगे तो समझ ही रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या होता है कि कहता है ठीक है, संविधान को मानते हैं, लेकिन वोट वही देंगे जो टैक्स देने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है। अब क्या होता है, गरीब वंचित रह गए। ठीक इसी समय नेशनल असेंबली में ऑस्ट्रिया, पर्सा और सेवाई पर आक्रमण कर दिया। देखिए अब क्या होता है कि गरीब लोग तो उसे अधिकार मिला नहीं, वोट देने का अधिकार। अरे उनको मानव अधिकार मिला, यानी बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, कैलेंडर के अधिकार, मैंने बहुत तरह के आने जाने का अधिकार, सब तरह का। पहले होता था कि राजा की तरफ से कि बिना किसी पर मुकदमा चलाए ही उसको जेल में रखा जा सकता है। आप गलती करिए चाहे नहीं करिए, आपको कोई मुकदमा चले चाहे नहीं चले, आपको उठा के जेल में रख देगा, राजा का मन हुआ तो। समझ रहे ना? लेकिन ये सब अधिकार खत्म हो गया कि अब इस ऐसा कोई अधिकार वहां राजा को था नहीं कि किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए, बिना दोष उसको जेल में रख दे, ऐसा अधिकार नहीं था। लेकिन वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं मिला। चलिए, थोड़ी सी स्थिति थी, जनरल असेंबली जो था एक अच्छा बना था, नेशनल असेंबली स्थिति में अच्छी थी, राजा का समर्थन था उसमें। लेकिन क्या होता, ठीक उसी समय में ऑस्ट्रिया देश है, पर्सा देश है, सेवाई देश है, इन सारे देशों पर नेशनल असेंबली ने लड़ाई छेड़ दिया। मैंने लड़ाई कर दिया एक साथ कई देशों के साथ। अभी तो इसकी स्थिति अच्छा हुआ था नहीं, लड़ाई शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसकी स्थिति क्या हो गई? डाउन हो गई। माने फ्रांस की स्थिति थोड़ा सा सुधरा, फिर से गड़बड़ा गया। ठीक है, और वहां पर महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई। इस सब का दोषारोपण राजा पर गया, इस सब का दोषारोपण। लड़ाई छेड़ा कौन? नेशनल असेंबली, लेकिन दोषारोपण किस पर गया? राजा पर। वहां पर खाद्य पदार्थ की महंगाई बढ़ गई, राजा की तरफ से कोई सुधार नहीं किया जा रहा था, अब महंगाई बढ़ती जा रही थी। बस इसका जो नेतृत्व कर रहा था, वो महंगाई जो परेशानी थे लोग, उस परेशान लोगों का रॉब्सपियर नामक एक व्यक्ति थे जो उनका नेतृत्व कर रहे थे। किसका? जो क्रांतिकारी बाद में जो फैला उसका। उन्होंने राजा को घेर लिया, उसके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? रॉब्सपियर के नेतृत्व में राजा को घेर लिया कि राज्य के कारण महंगाई हो रहा है। ठीक है, और उसको हटा करके और उस पर मुकदमा चलाया गया राजा पर, देशद्रोह का। कि अभी क्या, अभी तो स्थिति अच्छी ठीक हो नहीं हुआ, हम लोग थोड़ा सा सुधरे नहीं, राजा लड़ाई छेड़ दिया। अब देखो गरीबी महंगाई सब यहाँ बह गया, ये जो है ना, राजा आराम से सुतल है ना। मैंने कहने का अर्थ है कि सब दोष किस पर से ठोक दिया? राजा पर। आम जनता को थोड़ी बुझने आया कि क्या हो रहा है घटना, और रॉब्सपियर नेतृत्व में सबको घेर करके और राजा पर दोष लगा के और राजा पर लगा दिया मुकदमा दायर कि चलो इसको देशद्रोह का मुकदमा लगाओ इस पर। हाँ, अब बस उसको क्या किया, लेकिन राजा वहां पर राजा होता नहीं, राजा के पास शक्ति थी। राजा ने क्या किया, 17,000 लोगों पर मुकदमा चलवा दिया और सबको पकड़ के फांसी दे दिया। 17,000 लोगों पर मात्र 12, 13, 14 महीना के अंदर में।
मैंने ऐसे 2-4 दिन की बात नहीं है, मैंने उधर लड़ाई चल रही थी, ये थोड़ी घटना घटी एकाएक। मैंने 14-15 महीना का अंदर जो था उसमें लगभग 17,000 लोगों पर राजा पूरे देश में मुकदमा चलवाया और लोगों को फांसी दिया। लोग भयभीत हो गए, रॉबस्पियर थे वहां पर, सबका नेतृत्व करके राजा को पकड़ के उस पर मुकदमा चलाया और राजा को भी, ठीक है ना, राजा को भी क्या कर दिया जाता है, बाद में फांसी होता है। सुनिएगा, रॉबस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। जब राजा इस तरह का काम कर रहा था तो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष उस समय कौन थे, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर ने क्या किया, वहां पर जो राजा कहा था कि वोट वही देगा जो टैक्स देता है, तो रॉबस्पियर कहा कि नहीं, 21 वर्ष के जितने लोग हैं सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। अभी महिला नहीं जा रही थी, केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। कितना, 21 वर्ष वाले को। लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, खुशी मिली कि अब हम लोग वोट दे सकते हैं, हमारी सरकार बन सकती है। नहीं, चलिए ऐसी स्थिति में 21 सितंबर 1792 नेशनल असेंबली नाम का कन्वेंशन कर दिया गया। मैंने उसका नाम बदल दिया, नेशनल असेंबली का नाम बदल के क्या बना दिया गया, कन्वेंशन कर दिया गया, और राजा के पद को समाप्त कर दिया। अब नेशनल असेंबली नहीं, अब चुनाव में भाग कौन लेगी, कन्वेंशन। कौन लेगी, कन्वेंशन। यानी क्या समझिए कि चुनाव जो होगी ना, तो एक तरफ राजा भाग लेगा, एक तरफ चुनाव में कौन भाग लेगा, कन्वेंशन। यानी कि नेशनल असेंबली किस नाम से भाग लेगी, कन्वेंशन के नाम से। अब चुनाव में वोट देने का अधिकार कितना साल के लोगों को, 21 साल। किसकी बहुमत होगी, क्योंकि वहां पर तृतीय स्टेटस के लोग ज्यादा हैं, और तृतीय स्टेटस के नेता कौन है, रॉबस्पियर। रॉबस्पियर का क्या होगा, बहुमत ज्यादा होगा, बहुमत। तब रॉबस्पियर जीतेगा, नहीं जीतेगा। तो जब वहां चुनाव होती है, जीतता है, तो रॉबस्पियर राजा को कहता है कि तुम राजा पद से अब हटो। नहीं, राजा अभी तो जनता को पूरा अधिकार नहीं ना दिया था जी, और रॉबस्पियर सब कुछ दे रहा था, मानव अधिकार दिया उसको, यानी नेशनल असेंबली उसको पूरा अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया। तो सबको लगा कि वहां के लोगों को कि हमारी जो नेशनल असेंबली है वो अच्छी संस्था है, इसका जो नेता है हम लोगों के हित की बात करता है, तब वोट हम किसको देंगे, नेशनल असेंबली वाले को देंगे। नेशनल असेंबली की जीत हुई उसमें, और जीत हुई, राजा के पद को समाप्त कर दिया गया। तब कहा राजा नहीं बनेगा, अब बनेगा कौन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। नहीं बनेगा, कौन बनेगा। चलिए, उसके बाद उस पर राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और 21 जनवरी, याद रखेंगे, 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को। और कुछ दिन बाद उनकी जो पत्नी थी, वही ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, क्या, मेरी अंत्यानुत, उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो 21 जनवरी 1793 को राजा को फांसी होती है, उसके बाद उसकी पत्नी को भी। चलिए, अब उसके बाद देश में अनेक सुधार किए गए। यानी कि कहने का अर्थ है, समझिए कि वहां पर राजतंत्र क्या हो गया, खत्म, जनतंत्र की स्थापना हो गई, और उसके बाद कई तरह के सुधार हुए देश में सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। बाद में महिला को तो बाद में वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन फिलहाल समझिए कि वो सुधार हुआ वहां पर। यानी कहने का अर्थ है देश उन्नति की दृष्टि से आगे बढ़ा। कौन, फ्रांस। चलिए, अब चलते हैं क्रांति का परिणाम क्या हुआ, यानी जब क्रांति हुई तो उससे क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है पुरातन व्यवस्था का अंत। पुरातन व्यवस्था समझ रहे ना, कि वहां जो पहले कौन व्यवस्था था, राजतंत्र, बुर्बो वंश का शासन, निरंकुश शासन, उस शासन का क्या हो गया, अंत हो गया, खत्म हो गया। अब वहां पर ऐसा कोई शासन नहीं होगा। अब कौन बनेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम लोग वोट देंगे, जिसको मन होगा उसको देंगे, नहीं, ऐसा है ना। चलिए, दूसरा है जनतंत्र की स्थापना। पहली बार कहां स्थापना हुई थी, अमेरिका में। और दूसरा देश फ्रांस, जहां पर जनतंत्र की स्थापना किया गया। यानी कि युद्ध के बाद राजतंत्र खत्म, संवैधानिक राजतंत्र भी खत्म, तब क्या बना, जनतंत्र बना। व्यक्तिगत महत्ता, यानी हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। देखिए, हर लोगों का अपना अपना गुण है, नहीं हो, यानी कहने का अर्थ है, अभी देखिए, अभी आपने चुनाव हमारे देश में है ना, चुनाव कितने चरणों में होगी, अभी अभी खबर मिली है 2 चरणों में। अभी अभी चुनाव होगी कितने चरणों में, 2 चरणों में। एक आप के चरणों में अभी नेताजी होंगे, और बाद में आप नेताजी के चरणों में होंगे। तो 2 चरण नहीं हुआ, समझ रहे हैं बात को। भारत सरकार का चुनाव अभी कितने चरणों में, कौन कौन चरणों में, अभी नेताजी आपके चरणों में, बाद में आप नेताजी के चरणों में होंगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान देंगे। तो यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्तिगत महत्ता होता है। अभी जो होगा ना, सबसे गरीब आदमी, सबसे बुर्बक आदमी, उसको भी नेताजी प्रणाम करेंगे, प्रणाम, देखियो हमर जे है वोट है, कौन छाप,
अस्तूरा छाप, गर्दन काटे वाला। हाँ, कौन छाप? अस्तूरा छाप। ई पर बोल देवे यहाँ क्या। चलिए जो भी है, यानी कि हर लोगों का भी महत्व है, नहीं महत्व है। यानी फ्रांस में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो हर लोगों को अपना अपना महत्व मिला। आगे है समाजवाद का उदय। समाजवाद का मतलब आपस में भाईचारा, आपस में भाईचारा का उदय हुआ। लोग मिलजुल कर रहने लगे साथ साथ, क्योंकि वहां पर प्रथम और द्वितीय स्टेटस के लोगों को देख रहे थे ना, एकदम ऊंचा ऊंचा पद, टैक्स नहीं देंगे। तृतीय स्टेटस वाले को घृणा की दृष्टि से उनको टैक्स देने का अधिकार। क्लियर। लेकिन अब जो है ऐसी बातें नहीं थी, एकदम बिल्कुल सबको एक रंग से कर देगा तो जो भी है सब देंगे, नहीं देंगे तो कोई नहीं देंगे। चुनाव में भाग लेगा तो सब लेगा, नहीं तो नहीं कोई लेगा। नहीं, यानी सबको एक रंग, समाजवाद, समाज में बराबर लोगों को अधिकार मिला। और सबसे बड़ी बात, दास प्रथा का अंत हुआ। अभी तक आपने क्या सुना था, पढ़ा था ना, जब भौगोलिक खोजे हुई थी पहले चैप्टर में आप लोग, तो इंग्लैंड वाले, फ्रांस वाले, पुर्तगाल वाले, डच वाले सब कहां पहुंचते थे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का लोग कैसा था मालूम है ना, एकदम करिया करिया, मोटगर मोटगर ओठ वाला है, उसको लाता था। अब फ्रांस में, यानी कि खास करके पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लिस्बन में ओजन से बेचता था दास को, कि 80 किलो का दास है, इसका कीमत 10 रुपया। नहीं, यह 65 किलो का था, इसका होगा 6.5 रुपया। नहीं, दास पर था। ये कहां चल रहा था? कहां चल रहा था? फ्रांस में। नहीं, तो ये व्यवस्था का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया। राजा जब हुआ था, क्योंकि व्यक्तिगत महत्व हुआ, दास प्रथा का वहां पर क्या हो गया? अंत हो गया। यानी अब दक्षिण अफ्रीका से जो दास थे उसको खरीदना बेचना सब बंद हो गया। चलते आगे हैं, सरकार पर शिक्षा का अधिकार। यानी देश में जो शिक्षा विकास होगी, जब शिक्षा विकास होगा तब देश का विकास होता है। नहीं, देखिए ज्ञान बुद्धि होना जरूरी है। तो ये दायित्व किसको दिया गया? सरकार को दिया गया कि आप ना शिक्षा के लिए स्कूलें खोलिए, शिक्षक नियुक्त कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। ये सारी बातों किस पर दिया गया? सरकार पर दायित्व दिया गया। यानी सरकार का काम था शिक्षा। जैसे अपने यहाँ देश में किसका व्यवस्था है? सरकार करती है, नहीं करती है? सरकार शिक्षा का प्रबंध करती है, गरीब अमीर सब लोग पढ़े लिखे इसके लिए। तो वहां पर भी इस तरह का प्रबंध किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित। अभी तक धर्मनिरपेक्षता नहीं था वहां पर। कैथोलिक वर्ग और कौन थे? प्यूरिटीन और कैथोलिक, दो धर्म के लोग थे। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, अपने तरीके से आप धर्म नहीं मना सकते थे, माने कोई तरह की आजादी नहीं। लेकिन अब उस राज्य को क्या बनाया गया? धर्मनिरपेक्ष। यानी कोई लोग भी धर्म बदल सकते हैं। जैसे अपने भारत में धर्मनिरपेक्ष है? नहीं धर्मनिरपेक्ष है। अगर मान लीजिए 18 वर्ष के जो उम्र के लोग हैं, 18 वर्ष की उम्र के लोग, चाहे हिंदू लड़कियां हो या मुस्लिम लड़कियां हो, अगर वो गोत्र बदल के भी शादी कर लेती है, यानी हिंदू लड़कियां मुस्लिम से या मुस्लिम लड़कियां हिंदू से, तो लड़की की या लड़का का स्वतंत्रता है। वो अगर 18 वर्ष का है, अगर उससे कम उम्र का है तो नाबालिग है, तब तो उसको अगर वो इच्छा से भी करती है तभी वो दोषी है, वो तब भी वो दोषी है। और उनके जो सहयोगी है सब दोषी है उसके साथ, ठीक है। लेकिन उसका उम्र कितना हो जाए? हमारे देश के हिसाब से 18 वर्ष, यानी बालिग हो जाए, तब उसको धर्म बदलने का अपना अधिकार है। मान लीजिए हमारी उम्र जो भी है, हम अगर मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि हम धर्म बदल लें, हिंदू धर्म में हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे मोहल्ले के लोग हमारे साथ घृणा करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो हमारा मन हुआ कि दूर छोड़ो हिंदू को, हम चल जाते हैं इस्लाम में। नहीं, कल जाकर के टिकी उकी कटवा लेंगे, अब बन जाएंगे हम लोग। नहीं, और ईसाई धर्म के बातों को हम लोग मानना शुरू करेंगे, ईसाई धर्म के मानना शुरू करेंगे। 150 की हो। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इस तरह से धर्म को बदलने का हमारे यहाँ अधिकार है, अपने यहाँ धर्म को मनाने का अधिकार है। बिल्कुल आजादी स्वतंत्रता के हिसाब से मना सकते हैं, नहीं मना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे मनाइए। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इससे दूसरे को हानि ना हो। आपका अधिकार तहां तक है जब यहां से हमारी नाक शुरू होती है, उससे पहले नाक जहां से हमारी शुरू होती है वहां से आपका अधिकार खत्म। सड़क पर चलने का आपका अधिकार है ना, तो छड़ी घुमाइए, पूरा स्पिन कीजिए, लेकिन उस छड़ी से हमको चोट नहीं लगना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना अधिकार है। तो आप धर्म मना रहे हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म मनाने की स्वतंत्रता तक है जिससे दूसरे को हानि ना हो। क्या यानी कि मैं कहने का मतलब, हम अपने मंदिर पर 10 गो लाउड स्पीकर बजा ले, राम भजन करें, लेकिन हमारे बगल में मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, 20 25 10 है, उनकी संख्या कम है, बोलेंगे तो हम कुचाई कर देंगे। नहीं, लेकिन हमारा वो अधिकार देश नहीं देता है, कहता आप मनाइए लेकिन उससे दूसरे को कोई हानि न हो। तब ना हमारे यहाँ देखे ना, सरस्वती पूजा होता है तो डीजे बजाने पर रोक लगा दिया है।
कि आप धर्म मनाते हैं, पूजा कीजिए, पूजा करना थोड़ी मना किया गया है कि आप 4 गो मूर्ति बैठा ना लीजिए चारों कोना पर घर के, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन आप डीजे नहीं बजा सकते हैं, डीजे नहीं बजा सकते हैं। हाँ, उसका विरोध दूसरा लोग ना करे तब, ठीक है। इसी तरह से जो इस्लाम धर्म के लोग हैं 8 गो हॉर्न बांध देते हैं मस्जिद पर, कान में उंगली करके कस के चिल्लाते हैं, नहीं तो उससे दूसरे को हानि नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि धर्मनिरपेक्षता का वहां पर स्वतंत्रता है। चलिए कहां पर, फ्रांस में वाणिज्य व्यापार की वृद्धि। अब देखिए देश आजाद हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, राजा हटा, अच्छे लोग राजा बने, तो वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होगी। वाणिज्य व्यापार का मतलब लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, माने व्यापार जब एक जगह से दूसरे जगह होता है तो नहीं बढ़ता वृद्धि। जैसे मान लीजिए आप घर में व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार करने के लिए जा रहे हैं कहाँ, समस्तीपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो ज्यादा आपका सामान खरीदाएगा, ज्यादा बिकेगा, तो ज्यादा बेनिफिट होगी। तब वाणिज्य व्यापार में क्या हुई, वृद्धि। राष्ट्रीय कैलेंडर जो पहले पुराने हिसाब से राजा के हिसाब से चलता था, अब उसको बदल दिया गया, उसको हटा दिया गया, और महिला आंदोलन शुरू हुई। महिला आंदोलन समझ रहे ना। अब महिला लोग देखिए कि पुरुष लोग तो सब भाई मतलब आजाद हो गया, वोट वो लोग दे रहा है, हम लोगों को तो कोनो अधिकार नहीं है। क्या देखिए सब जगह महिलाओं को न थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, अपने यहाँ भी महिलाओं की थोड़ा सा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, नहीं देखा जाता है क्या। और अब तो थोड़ा सा सुधार हुआ है, अब सुधार हुआ है, देखे होंगे थोड़ा सा लड़कियां लोग भी कभी कभी क्या होता है पुरुषों पर भीड़ जाती है। क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं, खिलाते हैं इसका मतलब क्या, क्या उठा पटक शुरू कर देती है, मार फाड़ शुरू कर देती है, अंतिम में पुरुष भाग जाता है जानवर छुड़ा के, बाप रे बाबा ये बड़ा हबुका आदमी है, कटा आदमी है, चलो भागो। नहीं, हाँ ऐसा होती है। हमारी भाभी है ना एक तो, हमारी भैया को जो है ना कहते हैं कि ज्यादा उधर कीजिएगा कि हंसुए भोग देता है, लो हंसुए यार भोग देता है, लाठी यार से कुछ ना शुरू कर देता है, भागते हैं बेचारे जान लेकर। अरे बार मरखा आइए, छोड़िए, आइए किताब की ओर। तो वहां पर भी क्या होता है, महिला आंदोलन शुरू होती है कब, 1946 को, और महिला को वोट देने का अधिकार मिलता है 1946 में, जब महिला आंदोलन करती है कि नहीं हम लोगों को भी वोट देने का अधिकार चाहिए। अपने यहाँ भी महिला को वोट देने का अधिकार है ना, 18 वर्ष के 30 रुपया वोट देने का अधिकार मिलता है, तो वो भी लोग वोट देते हैं वहां पर। चलते हैं, अब देखिए ये तो फ्रांस की बात रही। अब अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा समझिएगा, जर्मनी पर। अभी तक तो यूरोप के देशों में सब जगह तो निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, अभी तक सब जगह क्या था, राजतंत्र। लेकिन जर्मनी पर इसका प्रभाव पड़ा। जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, जर्मनी का जो बगल, क्योंकि फ्रांस के बगल में था, तब जब फ्रांस उदय हुआ, वाणिज्य व्यापार बढ़ा, उसकी वृद्धि हुई, खुशहाल हुआ लोग, तब जर्मनी का नजर खुला, रे फ्रांस वाला काहे आगे बढ़ गया रे, नहीं मालूम है, अरे काका वहां तो 50 रुपया, ध्यान दीजिए। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सुनिएगा, जर्मनी के लोग जो हैं, जर्मनी के लोग आपस में बातचीत करते हैं, ना काका तोरे ना मालूम हो, अरे वहां फ्रांस के राजा के फांसी ना पड़ गए, और वहां पर सरकार बनले वोट दे वाला अच्छा वाला सरकार, तो उन्नत हो गए, तारा बउआ तो अपनो यहाँ ऐसने सरकार बनाबो न तो आर के चलिए। वहां भी क्या होना शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हो गई राजतंत्र को। इसी तरह से इंग्लैंड पर, इटली पर, पोलैंड पर, सब पर प्रभाव पड़ा। सब देशों में जो सब राजतंत्र वाला देश था, सब देश में क्या हो गया, दंगा शुरू, लड़ाई शुरू। नहीं, लड़ाई शुरू, देखिए देखा देखी होता है कि नहीं होता है, देखा देखी होता है। माने अगर आपके पड़ोसी में अगर कोई आदमी, महिला मान लीजिए अगर पुरुषों को अगर डांट दबार करके आगे बढ़ रही है, तो बगल वाला पड़ोसिया भी महिला देखेगी, देखा चाह केना करे है से फलनमा के माय दे है उनका कुचाई करे है, हमहू शुरू कर देव, यानी कहने का अर्थ है अधिकार हमको भी दीजिए। तो उसी तरह से वहां भी जब फ्रांस में अधिकार हुआ, तो इसके बाद इटली, पोलैंड और इंग्लैंड सब जगह, और इंग्लैंड में तो औद्योगिक क्रांति छिड़ गई, एकदम देश उन्नत हो गया, समझ रहे ना। यानी कुल मिलाकर क्यों, आपने क्या समझा अभी तक, क्या समझा, फ्रांस में क्रांति के कारण, क्रांति के स्वरूप और क्रांति का क्या क्या परिणाम। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, हाँ आप कहाँ से देख रहे हैं ना कमेंट में लिख दीजिएगा। जब हमारी चैनल मोनेटाइज होगी तो केक खिलाएंगे आपको। अरे आप हमारे यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम भेज देंगे मोबाइल पर, देख लीजिएगा।
ठीक है, देख लीजिएगा कि खा लीजिएगा मोबाइल से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले दिन क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, तब तक आप हमारी इंतजार करेंगे।